बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने लगभग 6 चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम 7वें चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 7वें चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है और उसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसके उत्तर को कैसे आप लिख सकेंगे। तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हिंदी साहित्य BA थर्ड सेमेस्टर का जिन छात्र छात्रों ने कोर्स ले लिया है उन्हीं के लिए क्लास सेपरेटली आपको ही मिल रही है और किसी को नहीं दिखाई पड़ रही है, ना मिल रही है। तो आप इस क्लास का एक प्रकार से आसानी से नोट्स भी बना सकते हो। PDF मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा आप सभी लोगों के पास। ओके, इससे पहले आप लोगों ने 6 क्लासेस हो चुकी है आप सभी की। जो नए छात्र छात्र हमारे आए हैं उनके लिए बता दूं 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने सेंड कर दी है ऑलरेडी आप लोगों के पास जिन्होंने कोर्स लिया है। तो वहाँ पर आपको सीरियल से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आप आसानी से शुरू से लेकर के जो है पढ़ सकते हैं। और सभी की PDFs मैं आपके पास जैसे ही आप जो है पे करते हैं 100 रुपये तुरंत मैं आपके पास सेंड कर देता हूँ। ठीक, तो आप सभी लोगों के पास पहुँचेगा। जिसके पास जिस भी मतलब कि चैप्टर की PDF ना पहुँची हो तो एक बार हमारे व्हाट्सएप पर जो है संपर्क कर लीजिएगा कि सर हमारे पास इस चैप्टर की PDF नहीं आई है, तो मैं उसके पास पर्सनली सेंड कर दूंगा। ओके, तो परेशान नहीं होना आप सभी को किसी तरीके से। तो हिंदी निबंध के बारे में आज इसके अर्थ को जानेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे, प्रकार समझेंगे, उसके जो विभिन्न अंग होते हैं नितत्व उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा विशेषताओं के बारे में, उद्भव विकास के बारे में समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अर्थात पूरे के पूरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे निबंध के बारे में। ठीक है, तो हिंदी निबंध के बारे में आइए जानते हैं कि आखिरकार निबंध होता क्या है और निबंध की परिभाषा विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं निबंध। निबंध के बारे में जैसे कि बात होती है निबंध। निबंध माने होता है कि बंधन मुक्त होकर के जब हम किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी भी चीज के प्रति क्या करते हैं, बंधन मुक्त करके अपनी साहित्यिक लेखनी का एक प्रकार से प्रयोग करते हैं। और जो रचना हमको प्राप्त होती है जो स्वतंत्र भाव से लिखी गई होती है तो उसी को निबंध कहते हैं। यानी कि बंधन मुक्त होकर के लिखी गई रचना, किसी ही वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी चीज को आधार बना करके हम निबंध लिख सकते हैं। तो आइए इस श्रृंखला में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि निबंधों की परिभाषा और उसके अर्थ को समझ। सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे। निबंध, निबंध जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है नी और दूसरा है बंध। तो नी और बंध मिलकर क्या बनता है, निबंध। यानी जिसका अर्थ होता है बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक, अर्थात वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी, सरल, विषय के अनुकूल यानी विषयानुकूल भाषा में भावों, विचारों को क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बंधन मुक्त हो गए। बंधन मुक्त होने का यह मतलब हो गया कि आप अपने विचारों को, अपने भावों को क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से क्रमबद्धता से नहीं बयां कर रहे हैं। अगर क्रमबद्धता, सुगुम्फित विचार आपके नहीं होंगे यानी कि एक क्रमवार नहीं होंगे तो उस रचना को हम निबंध की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उसको एक लेख मान सकते हैं, हम निबंध नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, यानी विचारों का एक सुगुम्फित और क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी क्रमबद्धता पर आधारित हो। यानी कि एक विचार के बाद जब दूसरा विचार आए तो ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती इन विचारों को ठूसा गया है इसमें। ऐसा लगे कि हाँ ये जरूरी था इस विचार का आना, इस विचार के बाद स्वाभाविक सी बात है। यानी कि एक प्रकार से सामान्य क्रमबद्धता बनी रहे। ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती, जिस प्रकार से केशवदास की रामचंद्रिका में जो है छंदों को जबरदस्ती रखने का प्रयास किया गया, इसीलिए उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है उस रचना को, तो उस भांति ना लगे। एक बार फिर समझिए कि वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी, सरल और विषय के अनुकूल भाषा, ऐसी नहीं कि बहुत जटिल भाषा दे दी जो कि विषय के अनुकूल ना हो, जैसा विषय हो उसी के अनुकूल भाषा हो। और प्रयास ये करा जाए निबंध लिखते समय कि सरल भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि लोग आपके विचारों को किसी वस्तु के प्रति जो दिए गए हैं, किसी व्यक्ति के प्रति जो दिए गए हैं, उसको आम जनमानस, सामान्य पाठक उसको समझ सके, पढ़ सके और जान सके। जब भी कोई भी रचना लिख रहे हैं तो विषय के अनुकूल जो भी पात्र होते हैं उन्हीं के अनुसार, चूंकि जैसे मान लेते नाटक के एकांकी की बात किया है तो पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए।
जब हम निबंधों की बात करते हैं तो विषय के अनुकूल, जिस विषय को आपने आधार बनाया है उसी विषय से संबंधित जो भाषा होती है उसका प्रयोग करें। जैसे राजनीति का कोई अगर आधार आपने विषय बनाया है तो राजनीतिक भाषा का प्रयोग, राजनीतिक शब्दावलियों का प्रयोग। इकोनॉमिक सेक्टर को आपने आधार बनाया तो इकोनॉमिकल भाषा का प्रयोग, इकोनॉमिकल लैंग्वेज अर्थात आर्थिक भाषा का प्रयोग। मतलब इस प्रकार से ये हो कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी के अनुकूल भाषा का प्रयोग हो। ओके, आगे समझिएगा। निबंध की परिभाषा वैसे तो विद्वानों ने अनेक प्रकार से दी है, उसी में यूरोप और ख़ास करके भारतीय विद्वान शामिल हैं। और अगर निबंध का जनक बताया जाए तो निबंध साहित्य के जनक जो हैं यूरोप के ही हैं व्यक्ति, उनका नाम है जो है फ्रांस के हैं, फ्रेंच साहित्यकार हैं मानतेन। मानतेन जो है निबंध के जनक कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका मानना है कि निबंध में लेखक क्या करता है, आत्म अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। यानी जो व्यक्ति की, जो लेखक की आत्मा की अभिव्यक्ति होती, जो उसका आत्म होता है उसकी अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति मतलब होता है कि उसके विचार जो होते हैं, यानी कि लेखक के खुद के विचार जो होते हैं, उसका खुद का नॉलेज जो होता है, उसको साहित्यिक दिशा देते हुए वह व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, कोई भी चीज़ों के प्रति क्या करता है, उसको आधार बनाता है, उसके प्रति अपने विचारों को लेखनीबद्ध करता है क्रमबद्ध तरीके से। तो वही होता है खास करके निबंध। यानी इन्होंने आत्म अभिव्यक्ति को ज़्यादा बल दिया, किसने, मानतेन ने। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार हैं लॉर्ड बेकन। तो लॉर्ड बेकन कहते हैं निबंध के बारे में, तो लॉर्ड बेकन क्या कहते हैं निबंध के बारे में, ये भी एक प्रकार से अंग्रेजी साहित्य के पहले निबंधकार माने जाते हैं। तो ये कहते हैं, इसको निबंध को क्या कहा इन्होंने, निबंध को इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने निबंध को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन यानी कि बिखराव युक्त चिंतन कहा है। ऐसा बिखराव युक्त चिंतन जो किसी के भी प्रति हो सकता है, यानी चिंतन माने विचार होता है आपका, तो एक ऐसा विचार जो कि क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। मेडिटेशन इन्होंने कहा, क्या कहा भाई, इन्होंने जो है अंग्रेजी का शब्द है आपका डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, अर्थात जो बिखराव युक्त जो विचार होते हैं, जो चिंतन होता है, उसी को निबंध कहा लॉर्ड बेकन महोदय ने। एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि लॉर्ड बेकन ने निबंधों के बारे में क्या कहा है, तो आप वहीं पर लिखेगा बिखराव युक्त मतलब चिंतन, या अंग्रेजी वाला शब्द दे दीजिएगा जो है डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से आप परिभाषा दे दे कि जो है निबंधों को बिखराव युक्त चिंतन किसने कहा, तो लॉर्ड बेकन ने कहा। उसके जनक कौन है, तो जो है कौन है भाई, वो कौन है, निबंधों के जनक मानतेन है, फ्रेंच कहाँ के, फ्रेंच साहित्यकार हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव वाले छात्र छात्र जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है, उनकी भी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से होगी, और जिनका लिखित हो रहा है उनकी भी मतलब परीक्षा की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। ठीक, और बाकी मैं मॉडल पेपर वगैरह देता रहूँगा, तो परेशान नहीं होना आप सभी को। आगे समझते हैं। निबंध को परिभाषित करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि निबंध वह लेख होता है जिसमें किसी गहन विषय पर क्या किया जाता है, विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है। विस्तार पूर्वक मतलब क्या होता है कि विस्तार से, और पांडित्यपूर्ण मतलब होता है कि जितना ज्ञान आपके अंदर है वो सभी ज्ञान उस विषय वस्तु के प्रति आप उसमें विषय वस्तु में जो है एक प्रकार से ढकेलने का प्रयास, उसमें ज़बरदस्ती भी रखने का प्रयास। आप देखें निबंधों में खास करके जो लेखक होते हैं, उन लेखकों की जो वैचारिक दृष्टिकोण होता है किसी भी मुद्दे के प्रति, वो साफ साफ झलकता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात जब भी आप निबंध पढ़ेंगे, चाहे किसी का भी निबंध हो, कोई भी व्यक्ति का निबंध हो, किसी भी लेखक ने निबंधों की रचना करी है, तो उसमें आप देखिएगा उसके खुद के विचार भी उस निबंधों में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मतलब उससे रिलेटेड जो होंगे वो दिखाई मतलब आएंगे उसमें। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास यही कहते हैं कि निबंध एक प्रकार का ऐसा लेख होता है, या वह लेख होता है निबंध जिसमें क्या होता है, किसी गहन विषय पर, कोई ऐसा विषय होता है जिस पर बहुत ही गहनता से, तो किसी गहन विषय पर या कोई ऐसा विषय जिस पर गहनता से, विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से जब हम विचार करते हैं, तर्क संगत बातें रखते हैं, और उसी जो है लेख को हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। ऐसा बताया किसने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की अगर कोई भी परिभाषा आप एग्जाम में लिख देते हो तो एग्जामिनर भी प्रसन्न होता है, और ख़ास करके मतलब वो पूर्ण भी हो जाता है। जो आप चाह रहे हो या जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा होता है, वो शुक्ला जी के विचारों से ज़्यादा कहीं ना कहीं पे प्रेरित होते हैं, क्योंकि शुक्ला जी ने जो है हर मामले में वैज्ञानिक और एक प्रकार से तथ्यपरकता के साथ हर एक मुद्दे को देखा, और निबंधों की भी बड़ी अच्छे अच्छे निबंधों की रचना करी है शुक्ला जी ने।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात की जाए तो यदि इन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, मतलब कि अगर कसौटी हो, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध की कसौटी वह होती है। ठीक, यानी भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास जो होता है वो अगर किसी में होता है तो निबंधों में जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में संभव हो सकता है। यानी जब भी आप अपनी भाषा की पूर्ण शक्ति का प्रयोग होगा या अपने विचारों का एक प्रकार से जो गुम्फन आपके अंदर, जो आपके आत्म के अंदर छुपा हुआ है, उसको सही तरीके से अगर बयां करने वाली कोई साहित्यिक विधा हिंदी में आती है तो वो गद्यात्मक, मतलब गद्य विधा में खास करके निबंध विधा होती है, जिसमें आप किसी भी मुद्दे के प्रति खुल करके अपने समस्त विचारों को रख सकते हैं और लिख सकते हैं, लेखनीबद्ध कर सकते हैं। तो वो विचार इन्होंने बताया रामचंद्र शुक्ला जी ने कि उसको हम निबंध कहेंगे। आगे नाम आता है भाई निबंधकारों में। निबंध की परिभाषा को देते हुए आते हैं हमारे गुलाब राय जी। बाबू गुलाब राय जी कहते हैं निबंध की परिभाषा देते हुए कि अनेक तत्वों का सम्मिश्रण जो है होता है एक प्रकार से क्या निबंध, और उन्हीं सभी तत्वों को सम्मिश्रित करते हुए इन्होंने कहा कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी बड़ी बारीकी से इन्होंने यहाँ पर देखा, उस गद्य रचना को कहते हैं। देखिए चूंकि इनको पता है कि निबंध क्या है, एक गद्य रचना है। ठीक, मतलब सभी को पता है वैसे तो, लेकिन इसको भी लेखनीबद्ध कर देना ये भी एक प्रकार से किसी मतलब कि टॉपिक के प्रति कितनी सजगता एक लेखक की होती है यह भी दिखाई यहीं पर पड़ जाती है। ठीक, तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर, एक सीमित आकार होता है, उसी सीमित आकार के भीतर क्या होता है, किसी विषय का वर्णन, कोई भी विषय हो, ठीक, कोई भी विषय हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखिए कि तो लगता ही नहीं कि इन्होंने किस प्रकार के निबंधों की रचना करी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे निबंधों का सृजन करेंगे, लेकिन उन्होंने हर मतलब चीज़ों को कूटा जूटा जो वृक्षों को आधार बना लिया, मतलब हर एक मुद्दों पर अपने पांडित्यपूर्ण विचारों को गुम्फित करके क्रमबद्धता से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको निबंधों के नाम से जानते हैं। तो बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता हो। यानी कि कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा वर्णन किया जाता है, उसका प्रतिपादन किया जाता है उस सीमित आकार के भीतर, जिसमें क्या होता है, एक निजीपन होता है, और कैसा विशेष तरीके का निजीपन हो, यानी कि अपने स्वतंत्र होकर के निजी तरीके से, अपना किसी का दबाव नहीं है ऊपर से कि नहीं हमको इस प्रकार से लिखना है, उस पर निजीपन तरीके से, अपना खुद तरीके से कि सब कुछ जो है मेरा है, अहम ब्रह्मास्मि को ध्यान में रखते हुए लिखने का प्रयास। स्वच्छंदता यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र भाव से आप लिख रहे हैं, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार की, चाहे कोई भी मर्यादा। सौष्ठव, इसके अलावा सजीवता, आवश्यक संगति, संबद्धता, इन सभी के साथ जब हम किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय या फिर किसी का वर्णन करते हैं या कोई प्रतिपादन करते हैं तो वही चीज़ निबंध कहलाती है, वह गद्य रचना। ऐसा बताया बाबू श्याम सुंदर दास, मतलब गुलाब राय ने। आगे समझते हैं निबंधों के अंग को, समझ लेते हैं कि निबंधों के कई सारे अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में समझ लेते हैं। मुख्य रूप से निबंध के 4 अंग होते हैं। जिस प्रकार से आप निबंधों के मतलब कि जैसे कि आपने कहानी के तत्वों को समझा था, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, मतलब कि कहानी के तत्व, उपन्यास के तत्व, नाटक के तत्व या नाटक के अंग, इसी प्रकार से हमको निबंधों के अंग पर भी चर्चा करनी होगी। एग्जाम्स में, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया गया लिखित टाइप का या ऑब्जेक्टिव में, तो निबंधों के 4 जो है अंग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है शीर्षक, दूसरा होता है प्रस्तावना, तीसरा होता है विस्तार और चौथा होता है उपसंहार। आप सभी लोग जब अपनी इंटर की कक्षा में रहे होंगे या हाई स्कूल में तो आपने निबंध लेखन अवश्य किया होगा। आप शुरू में क्या लिखते थे भाई, आप शुरू में उसका एक टाइटल लिखते थे कि जैसे कि दीपावली पर निबंध लिखना है, ठीक है, या आप लिखते थे कि जो है गाय पर निबंध लिखना है या अपने स्कूल पर निबंध लिखना है। तो निबंधों का एक शीर्षक होता था कि दीपावली पर निबंध, तो दीपावली पर निबंध क्या हो गया, एक शीर्षक हो गया। देखिए शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। तो निबंध का जो शीर्षक होता है उस आकर्षक होना चाहिए जिससे पाठकों को उसे पढ़ने के प्रति क्या हो, उत्सुकता उत्पन्न हो सके। अर्थात आपका जो उपन्यास का जो शीर्षक होना चाहिए, मतलब सॉरी निबंध का जो शीर्षक होना चाहिए वो इतना ज़्यादा लुभावना हो ताकि उसको लोग पढ़ने के लिए तत्पर हो सकें। ठीक,
तो यहाँ पर शीर्षक का मतलब क्या हो गया, जैसे दीपावली पर निबंध, ये हो गया आपका शीर्षक। ये जो लिखा है, मान लेते हैं दीपावली पर निबंध, तो ये दीपावली पर निबंध जो ऊपर लिखा होता है यही आपका शीर्षक होता है। इसके बाद में आपकी आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना माने होता है भूमिका, तो इसी भूमिका इसीलिए कहा जाता है। और रोचक, सीमित और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप भूमिका लिखें, मतलब या उपन्यास की प्रस्तावना, निबंध की प्रस्तावना लिखें, तो जब भी आप निबंध की प्रस्तावना लिखिए तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में और पूरे के पूरे जो आपकी विशेष मतलब कि क्या आप बताने वाले हैं उसके बारे में एक मतलब कि जो ट्रेलर जैसे कहते हैं मूवी का, तो उस ट्रेलर को आपको यहाँ पर प्रस्तावना में ही दे देना होता है कि हाँ किस प्रकार से पूरे के पूरे इस दृष्टिकोण पर चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में फिर क्या होता है विस्तार, यानी कि कुछ मध्य की चीज़ें होती हैं, ये विचारों का विकास इसमें आप दिखाते हैं। इसी में आप निबंधकार का दृष्टिकोण यहीं पर प्रकट होता है, खास करके जब विस्तार वो करता है उस मुद्दे का, तो उसी विस्तार में अपने विचारों को भी कहीं ना कहीं पे शरण दे देता है। तो इस प्रकार से ये विस्तार जो होता है ये मुख्य भाग होता है निबंधों का, ठीक। इसके अलावा उसके बाद में होता है उपसंहार, यानी कि इसमें लेखक का जो है तो निष्कर्ष निकालता है निबंध का कि किस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी और इसका निबंधों का क्या उद्देश्य रहा है, और उद्देश्य के साथ साथ निबंधों के माध्यम से खास करके कहाँ तक चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें थोड़ा सा ये भी बता दें, जैसे किसी पर भी कोई समस्या पर अगर आपने निबंध लिखा तो उस समस्या का समाधान भी थोड़ा सा उसमें आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे आतंकवाद की समस्या पर आपने निबंध लिखा तो उसमें आप लास्ट में उपसंहार में बता सकते हो कि हाँ उपन्यास का एक प्रकार से उसका परिणाम क्या हो रहा है और उसको ख़त्म करने के, यानी कि लास्ट में कुछ चीज़ें जो कुछ भी आपने मतलब अभी तक बताई है उसका निचोड़ सार तत्व तो आप लास्ट में दे करके उसको ख़त्म करें, ठीक। तो ये 4 इसके अंग होते हैं निबंध के, ठीक। ये क्लियर होगी बातें। मेरे मुंह से बार बार उपन्यास पता नहीं क्यों निकल जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। निबंध मैं पढ़ा रहा हूँ और निबंध आप समझिएगा, ठीक है। तो अगर उपन्यास निकल रहा है मेरे मुंह से तो उसका मतलब निबंध ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, और आप सभी को जो है आज तो करवा चौथ है लगभग, सभी को बहुत बहुत बधाई। अगला देखते हैं निबंध की विशेषताएं। निबंध की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो देखिए, एक अक्षय निबंध की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। एक बार आप लोग देखिएगा बड़े ध्यान से इसको। निबंध की विशेषताओं के बारे में अगर समझे तो पहली विशेषता निबंध की होगी कि निबंध का जो विषय होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। भावों और विचारों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से रखा जाना चाहिए। श्रृंखलाबद्ध समझ रहे हैं, क्रमबद्धता से रखी जानी चाहिए। यानी एक विचार आए उसी से रिलेटेड दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, चौथा विचार, पांचवा विचार, इस प्रकार से मतलब ऐसा ना लगे कि आपने ज़बरदस्ती विचारों को उसमें रखने का प्रयास किया है या कोई आपको एक प्रकार से ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था कि नहीं ये चीज़ लिखना ही चाहिए। तो ये सब नहीं, बिना दबाव के बंधन मुक्त होकर के अपने विचारों को तार्किक तरीके से, क्रमबद्धता से, एक सुगंफित तरीके, सुगठित तरीके से, सुसंगठित, सुव्यवस्थित क्रमबद्धता के साथ जब भी आप अपनी लेखनी चलाएंगे तो वो जो गद्य रचना आपको प्राप्त होगी वह निबंध ही कहलाएगी। तो निबंधों की सबसे पहली विशेषता, निबंधों का विषय स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता, जो भाव और जो विचार आपके आए उनमें क्रमबद्धता, तारतम्यता, इन चीज़ों का होना परम आवश्यक है। दूसरी बात ये होती है इसके मतलब की विशेषताओं में निबंध के कि विचारों में बिखराव आपको नहीं दिखाना चाहिए। यानी विचारों में आपका बिखराव ना हो, सुगुम्फित हो। सुगुम्फित माने क्या होता है, एक प्रकार से एक गुच्छा, एक ज्ञान का गुच्छा होना चाहिए। जैसे अंगूर सटे सटे एक प्रकार से गुच्छे में अच्छे लगते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विचारों का गुच्छा उस निबंध में रखेंगे तो जो पाठक होगा वो यानी पढ़ने वाला होगा वो आकर्षित होगा आपके निबंधों को पढ़ने के लिए। तो विचारों में बिखराव नहीं होना चाहिए। विचार और भाषा दोनों को भली भांति आपस में बंधा हुआ और गुम्फित होना चाहिए तथा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग भी आवश्यक है। यानी कि व्याकरणिक नियम, यानी कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगाना, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है और कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर और तथा एवं से काम चलाना है। इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर भी आपको निबंध लिखते समय ध्यान देना होगा। इसीलिए इसकी विशेषताओं में इसको भी हम सम्मिलित करते हैं। तो बिखराव नहीं होना चाहिए विचारों में, और विचार और भाषा भली भांति आपस में जब एक तरीके से तारतम्य स्थापित करेंगे, यानी बंधी हुई होंगी, यानी एक प्रकार से एक दूसरे के से बंधी होंगी, एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर होंगी, तो ज़्यादा बेटर आपका निबंध हो सकेगा। तीसरी विशेषता है निबंधों की कि शब्दावली विषयानुसार होनी चाहिए, भावानुकूल और सरल होनी चाहिए।
जो भी आप निबंध की शब्दावली मतलब कि जैसे किसी भी मुद्दे पर आप निबंध लिख रहे हैं तो जिस भी भाषा का प्रयोग करें तो उस भाषा के जो जटिल शब्द हैं उनका प्रयोग करने से बच करके आप थोड़ा सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विषय के अनुसार आपकी भाषा हो। यानी मैंने शुरुआत में ही बताया ऐसे आर्थिक मुद्दे पर निबंध है तो थोड़ा सा आर्थिक तरीके की भाषा होनी चाहिए। भाव जब जैसा भी भाव है उसी के अनुकूल भाषा हो, भाषा सरल हो ताकि लोग भी समझ सके। ठीक विषयानुसार और भाव अनुकूल भाषा के साथ ही साथ भाषा का सरल होना भी परम आवश्यक होता है निबंधों में। चूँकि निबंध क्या होता है, एक नीरस जो है लोग मानने लगते हैं, निबंध लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आज के भौतिकवादी समाज में लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निबंध जैसी कोई ऐसी विधा नहीं होती जिसको, चूँकि निबंधों में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ज्ञान मिलता है लोगों को, तो उस ज्ञान को की प्राप्ति के लिए जब उनको सरल भाषा का प्रयोग मिलेगा तो आसानी से उसको समझ सकेंगे। चौथा आपका जो है जो है विशेषता है निबंधों की कि विचारों में नूतनता माने होता है कि मान लेते किसी मुद्दे पर किसी अन्य लेखक ने निबंध लिखा था या किसी मुद्दे पर जो विचार फैला हुआ है पहले से लोग जान रहे हैं, उसी विचारों को जब आप बार बार अपने निबंधों में रखेंगे बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अर्थात जब भी आप विचार दें तो विचारों में आप नूतनता का प्रयोग करें। नूतनता माने नवीनता, ठीक है, यानी नवीन विचारों का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ मौलिकता का प्रयोग करें, यानी किसी की कॉपी ना करें, किसी भी दूसरे का विचार आप अपने निबंधों में कॉपी करके ना डालिए, ये भी नहीं। अपने विचार खुद के जो आपके यूनिक विचार हैं, मौलिक विचार हैं, मौलिकता माने होता है यूनिक, तो यूनिक विचार जो हैं उसको आप अपने निबंधों में लिखने का प्रयास करें। इसके अलावा आत्म अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति मतलब कि जो आपके अंदर चल रहा है उस पर्टिकुलर जो है मुद्दे के प्रति आपके मन के जो विचार हैं उन मन के विचारों को जब आप लेखनीबद्ध करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हर बंदा अपने आप में यूनिक होता है। तो मतलब कि एग्जामिनर की मैं बात करूं और चाहे मैं बात करूं खास करके मतलब कि जो पाठक होते हैं, जो निबंध पढ़ने वाले लोग होते हैं, उन सभी को वही निबंध पसंद आता है जिसमें कुछ उनको नया मिलता है। ठीक है, तो नया जरूर उसमें कुछ रखने का प्रयास करें और अपनी आत्माभिव्यक्ति हो, किसी की कॉपी ना हो, अर्थात मौलिकता उसमें होनी चाहिए। पांचवा आपका है कि जो है विचारों में संतुलन भी होना चाहिए। प्रमुख बातें मतलब बातों को अधिक महत्व तथा गौड़ बातों पर कम ध्यान दिया जाना चाहिए निबंध में। खास करके जो अच्छी बातें हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे करके लिखना चाहिए, और जो थोड़ा सा गौड़ बातें जिनको दबा देनी चाहिए तो उसको आप दबा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। यानी विचारों में आपके संतुलन होना चाहिए। ठीक, जो भी विचार अच्छा हो उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके, और जो विचार नहीं अच्छा हो उसको थोड़ा सा कम करके भी आप बता सकते हैं। तो अगला विशेषता है निबंधों की कि निबंध में स्पष्टता, सरलता, सजीवता और पुनरावृत्ति का बहिष्कार होना चाहिए। यानी स्पष्ट तरीके से निबंध में स्पष्टता, सरलता, सजीवता और पुनरावृत्ति, इन सभी चीज़ों का भी बहिष्कार होना चाहिए। कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति तो नहीं होनी चाहिए। सजीवता भी आप देखेंगे कि ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे लगे कि सजीवता कुछ उत्पन्न होने लगी उसमें। यानी कि जिस प्रकार से निबंधों में एक प्रकार से जो ज़्यादा कलात्मक चीज़ें नहीं करनी होती, आपको बंधन मुक्त होकर के अपने विचारों को एक प्रकार से क्रमबद्धता के साथ एक गुम्फन के माध्यम से, एक गुच्छे के माध्यम से हमको प्रस्तुत करना होता है। स्पष्टता, सरलता पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। थोड़ा अस्पष्ट जरूर हो, थोड़ा सरल जरूर हो, लेकिन उसमें सजीवता और पुनरावृत्ति आ जाने से क्या होता है कि पाठक उसको पढ़ना नहीं चाहता है। तो एक शब्द का प्रयोग अगर आपने कर दिया है तो उस शब्द को दोबारा करने से थोड़ा सा बचना चाहिए निबंध लिखते समय। यानी पुनरावृत्ति अगर आप करेंगे तो फिर दिक्कत है। अर्थात निबंध लिखते समय जब भी आप या कोई अपना उत्तर लिख रहे हों परीक्षा में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक ही शब्द अगर बार बार लिखेंगे तो एग्जामिनर इरिटेट होगा। ठीक, तो वही शब्द नहीं लिखना होता है। निबंधों के प्रकार को हम समझ लेते हैं। तो आपने विशेषताओं को समझा, निबंध के प्रकार को जान लेते हैं। गणपति चंद्रगुप्ता निबंध के 5 प्रकार बताते हैं। तो आइए हम समझते हैं निबंध के कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, जिसको डॉक्टर किसने बताया भाई, गणपति चंद्रगुप्ता जी ने बताया। तो समझते हैं थोड़ा सा। तो पहला आपका होता है विचारात्मक निबंध, दूसरा इन्होंने बताया वर्णात्मक निबंध, तीसरा बताया भावात्मक निबंध, और चौथा बताया विवरणात्मक निबंध, और पांचवा बताया आत्मपरक निबंध। सबसे पहले हम जानेंगे विचारात्मक निबंध। तो विचारात्मक निबंध के बारे में अगर बताएं तो जो निबंध किसी गंभीर विषय पर चिंतन मनन करके क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, वे विचारात्मक निबंध होते हैं, जिस पर खूब वैचारिक चिंतन मनन किया जाता है और वैचारिक दृष्टिकोण को अपना करके ही लिखा जाता है। इसमें भाव तत्व की अपेक्षा जो होती है बुद्धि की प्रधानता होती है खास करके। ठीक, क्या किसकी प्रधानता होती है, भावों को दरकिनार करके बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इस निबंधों को लिखा जाता है।
विचारात्मक निबंध केंद्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक इन सभी विषयों पर विचारों की श्रृंखला मतलब कि इन सभी विषयों पर लिखी जाती है और विचारों की श्रृंखला मतलब एक प्रकार से दिखाई पड़ती है। इसमें आप देखिएगा सूत्र, व्यास और समाज शैली का प्रयोग होता है। अर्थात जो विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं ये किस शैली में लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो ये मतलब कि ये होते हैं तो इसमें सूत्र शैली, व्यास शैली और समाज शैली का प्रयोग करके लिखा जाता है निबंध, इस प्रकार का विचारात्मक निबंध। और इसके अलावा भाषा इसकी प्रौढ़ होनी चाहिए, भाषा थोड़ा सा जटिल यानी कि भाषा एकदम से शुद्ध होनी चाहिए, गंभीर भाषा का प्रयोग हो और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग। आप देखिएगा विचारात्मक निबंधों में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग होता है, चाहे वो हजारी प्रसाद के निबंध हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हो, चाहे आचार्य शुक्ला जी के निबंध हो, इन सभी में आप देखिएगा श्याम सुंदर दास के निबंध हो, इन सभी निबंधों में आप देखिएगा तो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग। हिंदी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लोगों ने विचारात्मक निबंध लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लिखी है। चूँकि ये लोग विचारात्मक निबंध ही लिख रहे थे और उस समय जब ये लोग लिख रहे थे तो भाषा का परिमार्जन भी होना था, तो इसलिए संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग निबंधों में करते रहे और भाषा का प्रौढ़ रूप आकर के द्विवेदी युग के आसपास जो दिखता है वो खास करके इसी युग में आप देख सकते हैं। अगला जो आपका निबंध का प्रकार है वो है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन क्या आता है, यानी कि वर्णनात्मक निबंध में वर्णन की प्रधानता होती है। लेखक किसी घटना, किसी दृश्य, किसी स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार से करता है कि वर्णित वस्तु यानी जिस वस्तु के बारे में बताता है वो वस्तु साकार होती है। इसमें बौद्धिकता के साथ साथ कल्पना की भी प्रधानता होती है, यानी कि इसमें जो है बुद्धि के साथ साथ यानी बौद्धिकता यानी कि जो विचार होते हैं, आपके जो ज्ञान होते हैं, उस ज्ञान के अलावा कुछ मात्रा में कल्पना का भी समावेश कर दिया जाता है। हिंदी में बाल कृष्ण भट्ट की बात की जाए, बाबू गुलाब राय की बात की जाए, राम वृक्ष बेनीपुरी की बात की जाए, तो ये तीनों जो हैं उच्च कोटि के निबंधकार हैं जो कि वर्णनात्मक निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो वर्णनात्मक निबंधों में नाम किसका आता है, बाल कृष्ण भट्ट का, बाबू गुलाब राय का, राम वृक्ष बेनीपुरी का। इससे पहले मैंने बताया डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ऐसे निबंधकार जिन्होंने जो है विचारात्मक निबंधों को लिखा अधिक मात्रा में। वर्णनात्मक निबंधों में बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट और राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, अगला जो निबंध है वो है भावात्मक निबंध, तीसरा। इस प्रकार के निबंधों में जो हृदय पक्ष होता है वो प्रधान होता है। विचारात्मक निबंधों में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हृदय पक्ष नहीं प्रधान होता, उसमें जो चिंतन पक्ष होता है, जो बौद्धिकता होती है वो प्रधान होती है। ठीक, विचार प्रधान होते हैं और इसमें भाव प्रधान होता है ये, ठीक, भावात्मक निबंध। और बुद्धि पक्ष इसमें क्या होता है, गौण होता है, यानी कि जो बौद्धिकता होती है, जो ज्ञान खूब होता है, इसमें गौण होता है। गौण मतलब कि एक प्रकार से इसमें कम दिखाई पड़ता है, लेकिन हृदय यानी भाव प्रधान होती है। संस्मरणात्मक एवं हास्य व्यंग प्रधान जो निबंध लिखे जाते हैं ये सब भी इसी कोटि की यानी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। समाज में व्याप्त जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताएं हैं, इन सभी के खिलाफ जब भी कोई निबंध लिखे गए इन समस्याओं से उबरने के हेतु, तो इसी निबंधों के माध्यम से उजागर उन समस्याओं को किया जाता है। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्रा, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सब इसी कोटि माने होता है प्रकार, इसी कोटि के निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के चिंतामणि में संकलित उत्साह, करुणा ये ऐसे ही निबंध माने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने जहाँ एक तरफ जो है वैचारिक निबंधों यानी कि विचारात्मक निबंधों को लिखा, वहीं दूसरी तरफ इनके एक दो उपन्यास ऐसे हैं जिन पर आप देखेंगे तो भावात्मक निबंधों की छाप दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद में अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सब ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने भावात्मक पक्ष पर अधिक बल देते हुए जो समस्याएं थी उनको उजागर करने का प्रयास निबंधों के माध्यम से भी किया। इसके बाद में आता है चौथा प्रकार का निबंध, वो है आपका विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध उस प्रकार का निबंध होता है विवरण, जिसमें विवरण दिया जाता है। ये निबंध विवरण प्रधान होते हैं, जिसमें क्या होता है, विवरण का प्रधानती होती है। विवरण मतलब क्या होता है, इसमें खूब विवरण दिया जाता है चीज़ों, जैसे कि जो ऐतिहासिक निबंध होते हैं, सामाजिक निबंध होते हैं, पौराणिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, साहसिक कार्यों पर आधारित होती है, जो साहस के कार्य किए गए, इतिहास की घटनाएं हो गई, पौराणिक जो घटनाएं हो गई, ठीक है, सामाजिक घटनाएं जो हो गई, उन सभी का मिश्रण इसमें किया जाता है और कल्पना का भी मिश्रण आप देख सकते हैं। और इन सभी को आधार बना करके लिखे गए उपन्यास को मतलब निबंध को हम क्या कहते हैं, विवरणात्मक निबंध कहते हैं।
काल्पनिकता, प्रवाह शैली, भावात्मकता जो है, और इसके अलावा विवरणात्मक, ये तमाम प्रकार की शैली यानी काल्पनिक शैली, प्रवाह शैली, भावात्मक शैली और विवरणात्मक शैली इस प्रकार के निबंध के मूल तत्व हैं। विषय का वर्णन सहज रोचकतापूर्ण भाषा में आकर्षक ढंग से किया जाता है इसमें खास करके, तो ये विवरणात्मक निबंध होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला निबंध है आपका आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंधों की अगर बात की जाए तो इन निबंधों को ही क्या कहा जाता है, ललित निबंध कहा जाता है। आपको पता ही होगा ललित निबंधकारों में नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है, विद्यानिवास मिश्र का आता है, कुबेरनाथ राय का आता है। ये सब लोग ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने ललित निबंधों पर ध्यान दिया। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हिंदी के किन्हीं 2 ललित निबंधकारों के नाम बताइए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, इन सभी का नाम आप बता सकते हो। तो ललित निबंध भी कहा जाता है आत्मपरक निबंधों को। इसमें लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हालांकि प्रत्येक निबंधों के प्रत्येक कोटि के निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है, लेकिन इन निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर करके हमारे समक्ष आ जाता है। साथ ही साथ विषय वस्तु एवं विचारों के सुव्यवस्थित प्रतिपाद्य के स्थान पर व्यक्तिगत चिंतन और अनुभूति को स्वच्छंदतापूर्वक व्यक्त करने के साथ ही इनकी भाषा, विषय वस्तु, लोक संप्रकृति और भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ऐसे निबंधकार जिन्होंने अपने ऊपर यानी कि अपने वैचारिक यानी आप इनके निबंधों को जब भी पढ़िएगा, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो, विद्यानिवास मिश्रा का निबंध हो, कुबेरनाथ राय के निबंध हो, इन सभी के द्वारा लिखे गए निबंधों को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इन्हीं के विचार केवल कि इनकी छाप, इनके व्यक्तित्व की छाप आपको दिखाई पड़ेगी, पूर्ण रूप से जो है परिलक्षित हो जाएगा। तो वो आत्मपरक निबंध होते हैं खास करके। तो निबंध 5 प्रकार के होते हैं, किसने बताया? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता ने बताया। विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, आत्मपरक निबंध। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी निबंध का उद्भव और विकास थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक, जिसके लिए हम लोग खास करके बड़ी देर से वेट कर रहे थे। तो समझेंगे हम विस्तार से आखिरकार कि किस प्रकार से हिंदी निबंधों का उद्भव हुआ और किस प्रकार से उसका विकास हुआ। तो हिंदी की अन्य गतिविधियों के समान ही हिंदी निबंधों का वास्तविक जो सूत्रपात होता है वो भारतेंदु युग से ही हो जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भी आप देखिएगा निबंधों की रचना की गई है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व सदा सुखलाल का निबंध सुरासुर निर्णय मिलता आपको दिखाई पड़ेगा। कौन सा निबंध है? सुरासुर निर्णय जो है सदा सुखलाल का, मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है सुरासुर निर्णय नाम का निबंध, जिसका रचना काल लगभग 1840 ईस्वी है। सुरासुर निर्णय के आधार पर शिवनाथ यम.ए. सदा सुखलाल को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। शिवनाथ यम.ए. सदा सुखलाल को क्या मानते हैं भाई? उन्होंने यम.ए. सदा सुखलाल कि मुंशी सदा सुखलाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको क्या किया, हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? शिवनाथ जी ने कहा कि ये क्या है, ये हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं सदा सुखलाल। जबकि बात की जाए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे के अनुसार, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से निबंधों के बारे में बताने का प्रयास किया है। लक्ष्मी सागर वारसे लेखों और निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर बात की जाए हिंदी का प्रथम निबंध लेखक, तो ये बालकृष्ण भट्ट ही हमारे समझ निकल करके आते हैं। जबकि आप देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही निबंध का आरंभ मानते हैं। विद्वानों ने निबंधों के विकास को 4 कालों में विभाजित किया। तो आइए हम समझते थोड़ा सा। तो आपको मैं बता दूं कि 3 विद्वानों ने हिंदी निबंधों में प्रथम बताया। देखिए, शिवनाथ जी ने सदा सुखलाल को सदा सुखलाल का जो कि निबंध है सुरासुर निर्णय, उसको प्रथम उपन्यास कि प्रथम निबंध माना। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, चूंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा हिंदी का प्रथम जो है निबंध कौन है। शिवनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम निबंध किसे कहा है? तो क्या बताएंगे? सदा सुखलाल का निबंध है सुरासुर निर्णय, उसको बताया। ठीक, 1840 में लिखी गई रचना है। इसके बाद में बात की जाए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसिए, उन्होंने अपने लेखों और निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए किसे माना है कि सबसे पहले या सबसे प्रथम निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट को माना। और आचार्य शुक्ला ने तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना। ठीक, अब देखते हैं कि विद्वानों ने किस प्रकार से निबंधों को बांटा है। तो 4 भागों में निबंधों को हम बांट करके पढ़ सकते हैं, यानी इसके विकास को। पहला है भारतेंदु युग, यानी 1873 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसको हम भारतेंदु युग में रखेंगे निबंधों के दृष्टि से।
इसके अलावा द्विवेदी युग की बात की तो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक का जो समय काल है द्विवेदी युग का समय काल है। ये काव्य में भी यही जो है कैटेगराइजेशन आपको मिलता है। तो इसमें जो निबंध लिखे गए उसको समझेंगे। इसके अलावा शुक्ल युग के निबंध और निबंधकारों के बारे में जानेंगे। 1920 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी का जो समय काल है शुक्ल युग के नाम से आना आता है निबंध की दृष्टि से। और उसके बाद शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल जी के बाद में जो युग आया शुक्लोत्तर युग जो आया, ये शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग जो आया है ये शुक्ल युग का नामकरण हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम पर। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु जी के नाम पर, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुक्लोत्तर युग जो आएगा 1940 के बाद में जो अभी तक आया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलें सबसे पहले जान लेते हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग में क्या क्या चीज़ें जो है लिखी जा रही थी और किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी, कौन कौन से निबंध लिखे गए और इस युग के सबसे प्रमुख निबंधकार कौन हैं और उनके निबंध कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का जो विकास हुआ है वो भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ है और इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। 1857 की क्रांति के बाद से राष्ट्रवाद की भावना का धीरे धीरे उदय हो रहा था। उधर आप देखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर जब हम नज़र डालते हैं तो एक प्रकार से समाज में जब परिवर्तन हो रहे होते हैं तो चूँकि सामाजिक समस्याएं उस समय बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त थी, चाहे प्रजा मतलब की चाहे जो है वो हो क्या बोलते सती प्रथा की बात की जाए या फिर अन्य चीज़ों की बात की, मतलब कि उस समय तक आप देखिएगा उसमें कुछ मात्रा में जो सामाजिक विद्रूपताएँ थीं वो सब चीज़ें व्याप्त थी। तो उन सभी चीज़ों को वो एक समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का समाधान हेतु तमाम सारे निबंध भी लिखे गए। तो एक नई चेतना का विकास हो रहा था। हिंदी गद्य का विकास होने के कारण मुद्रण यंत्र एवं समाचार पत्रों के प्रचलन ने हिंदी निबंध साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। आप देखिएगा इसी समय बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपना प्रारंभ हो चुकी थी भारतेंदु युग से ही, तो उसमें भी निबंधों के बारे में आप देखिएगा तमाम प्रकार के लेख छपने लगते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, ये सब जो है इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ये सब आप देखिए भारतेंदु मंडल के निबंधकार भी बोल सकते हैं इनको। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, ये सब ऐसे निबंधकार हैं जो कि भारतेंदु युग से ही संबंध रखते हैं। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने सामयिक समस्याओं पर खूब लिखा है। आप देखिए जो भी उस समय की सामयिक समस्या मतलब कि उस समय की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को आधार बनाया अपने निबंधों का और उस पर खूब अपनी लेखनी चलाई। जैसे कि बाल विवाह हो गया, राजा और प्रजा नाम का निबंध हो गया, कृषकों की दुर्दशा मतलब कि दुरावस्था निबंध हो गया, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, ये सब निबंध किसके हैं? ये सब बालकृष्ण भट्ट के निबंध। इसके अलावा देवताओं से हमारी बातचीत, ये ऐसे निबंध हैं जो कि इनके प्रसिद्ध निबंध है। किसके भाई? बालकृष्ण भट्ट जी के। ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपसे और पूछता है, इन सभी रचनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये रचना किसकी है एग्जाम में, ऑब्जेक्ट टाइप का अगर प्रश्न होगा। और इसी बात को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की तो उन्होंने हिंदी का स्टील कहा। किसे? हिंदी का स्टील या हिंदी निबंधों का स्टील अगर किसी को कहा जाता है हिंदी का स्टील तो किसे कहा जाता है भाई? तो वो जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, इन सभी विषयों को अपने निबंधों का आधार बनाया और उसको आधार बना करके अपने निबंधों का सृजन किया, उसको लिखा। जैसे कि इनके निबंधों में नाम आता है कालचक्र नाम का निबंध, इसके अलावा बादशाह दर्पण निबंध, लेवी प्राण लेवी निबंध, तदीय सर्वस्व निबंध, जातीय संगीत नाम का निबंध, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, अंग्रेज स्तोत्र, और इसके अलावा नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये सारे निबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं लिखे थे। और इनके प्रमुख निबंध की बात की जाए तो यही सारे निबंध इनके प्रमुख निबंधों में भी आते हैं। तो इन निबंधों को एक बार दो बार ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी PDF मैं सेंड ही कर दूंगा आपके पास। आगे देखते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा की बात की जाए तो ये भी भारतेंदु युग के निबंधकारों में ही नाम आता है। उसी पद चिन्हों पर चलने वाले इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार की श्रेणी में आते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्रा। इन्होंने व्यक्ति प्रधान और भाव प्रधान निबंध लिखे हैं, जैसे कि धोखा निबंध हो गया, खुशामद निबंध हो गया, बात, दांत, भौं, मूछ, परीक्षा। अब देखिए कि दांत, भौं, मूछ, ये देखिए कि इंद्रियों पर इन्होंने निबंधों का सृजन किया। ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्रा ऐसे लोग जो है इस प्रकार के जो है आधार बनाएंगे। आप सोचिए कि इतना अदब पैनी नज़र कि उन्होंने मूछ पर निबंध लिख डाला, आप देखिए भौं पर निबंध लिख डाला,
दांतों पर निबंध लिखा, ठीक है, परीक्षा पर निबंध लिखा, समझदार की मौत, ये सारे निबंध जो है लिखे किसने? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी ने। और इन्होंने अपने अनेक सामाजिक निबंधों में भारत की दुर्दशा के चित्र खींच करके विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किया और नवनिर्माण की जो प्रेरणा थी, मतलब कि उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से जो भारतीय समस्याएं हैं उनको अपने निबंधों में किस प्रकार से रख करके और उनका सुधार, उनका समाधान अपने निबंधों के माध्यम से किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात किया तो पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी को क्या कहते हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ला क्या कहते हैं? हिंदी का एडिशन कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रश्न पूछता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो किसने कहा? तो हिंदी का एडिशन पंडित प्रताप नारायण मिश्रा को कहा जाता है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और हिंदी साहित्य का स्टील अगर किसी को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है भाई? तो हिंदी साहित्य का जो स्टील कहा जाता है वो कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है किसे? बताइएगा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं इस युग के जो है अगले निबंधकार है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की बात की है तो इनके निबंधों में जैसे नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास समय, बनारस में बुढ़वा मंगल आदि निबंध ही इन्होंने लिखे। इसके अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त की बात किया है तो शिव शंभू का चिट्ठा लिख करके ख्याति प्राप्त कर ली इन्होंने, एक ही मतलब कि निबंधों में ही। बहुत ज़बरदस्त निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। इसके अलावा इस युग में गद्य के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका इसी मतलब संपादित हो रही थी, उसमें भी लेख छप रहे थे, जैसे कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका थी ब्राह्मण पत्रिका, जो है चौधरी मतलब की जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की पत्रिका आनंद कादम्बिनी, ये सभी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के सुधार हेतु जो है चीज़ें लिखी जा रही थी, लेख लिखे जा रहे थे, उनमें निबंध भी प्रकाशित हो रहे थे। तो ये सभी इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं थी जो कि प्रकाशित हो रही थी। दूसरा आपका जो युग आता है उसका नाम है द्विवेदी युग। तो हिंदी निबंधों की अगर बात की, द्विवेदी युग में जो निबंध लिखे गए होंगे उसमें भाषा आप देखिएगा बड़ी एक प्रकार से परिमार्जित हो जाती है, शुद्ध सारे मतलब कि एक प्रकार संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग यहाँ के निबंधकार करते हैं। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावेद प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी का जो है इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और जब इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो इन्होंने कवि और कविता नाम का निबंध लिखा, कवि कर्तव्य निबंध लिखा। यानी कवियों का क्या कर्तव्य, चूंकि उस समय कवि लोग एक प्रकार से ये नहीं समझ पा रहे थे कैसी कैसी क्या लिखना है, तो उन सभी का मार्गदर्शन किया, भाषा का परिमार्जन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा को एक प्रकार से भाषा में व्यापकता लाई, भाषा में नवीनता का संचार किया और एक प्रकार से भाषा को परिमार्जित करके सुसज्जित करके हमारे समझ जो आज भाषा हिंदी आपको दिखाई पड़ती खड़ी बोली, तो ये द्विवेदी युग में आकर के ही अपने जो है अवस्था तक पहुंची है। ओके, तो कवि और कविता नाम का निबंध, कवि कर्तव्य निबंध, साहित्य की महत्ता नाम का निबंध इन्होंने लिखा। ठीक है, इसके अलावा मेघदूत नाम का निबंध लिखा। तो ये सब निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी लेखनी के माध्यम से ही लिखा। ठीक, इनके निबंधों की बात किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंधों का संग्रह जो प्रकाशित हुआ, इनके निबंध जो हुई है निबंधों के संग्रह रसज्ञ रंजन नाम का एक निबंध संग्रह है। इसी निबंध संग्रह में प्रकाशित, निबंध संग्रह माने होता है कि कई सारे निबंधों को एक ही पुस्तक में जो है छप करके वो पुस्तक ही छप जाती है। तो रसज्ञ रंजन नाम से एक पुस्तक है, उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आप पढ़ सकते हैं वो उस पुस्तक में। इनके निबंध में आप देखिएगा व्यास शैली का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा, निबंधों में गंभीरता दिखाई पड़ेगी, वैचारिकता दिखाई पड़ेगी और इसी के प्रधानता होने के साथ साथ भाषा शुद्ध है, परिमार्जित है। इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकारों में नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास का, अध्यापक पूर्ण सिंह का, पदम सिंह शर्मा जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, गोविंद नारायण मिश्रा जी का, माधव प्रसाद मिश्र जी का। ये सभी ऐसे निबंधकार हैं जो कि द्विवेदी युग में बहुत अधिक मात्रा में इन लोगों ने लेखनी चलाई और हिंदी निबंधों को परिमार्जित करते हुए उसको एक प्रकार से नवीनता दी, उसको एक प्रकार से क्या दिया, उसको व्यापकता प्रदान करी। श्याम सुंदर दास के निबंधकार की बात किया तो श्याम सुंदर दास निबंधकार के साथ ही उच्च कोटि के आलोचक भी थे। उनके निबंध आलोचनात्मक शैली में लिखे गए हैं।
तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध व्यास शैली में लिखे गए हैं, ठीक है। और इनके निबंध आलोचनात्मक शैली में लिखे गए हैं, किसके? बाबू गुलाब राय के, सॉरी बाबू श्याम सुंदर दास के। देखिए, और भारतीय साहित्य की विशेषता, इनका निबंध है बाबू श्याम सुंदर दास का कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य, ये सब बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध है। उनके निबंध की बात की जाए तो उनके निबंध में आलोचनात्मक शैली झलकती है, यानी कि वो चूंकि आलोचक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ला भी आलोचक थे, तो उनमें भी आलोचनात्मक चीज़ें आपको उनके निबंधों में भी दिखाई पड़ेगी, शुक्ला जी के निबंधों में भी, ठीक है। भाषा की जटिलता अगर देखनी होगी तो आप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में देख लीजिएगा। देखिए, पंडित पदम सिंह शर्मा तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनके निबंध संग्रह की बात की तो पदम पराग नाम से निबंध संग्रह इनका प्रकाशित हुआ। इसके अलावा प्रबंध मंजरी, ये 2 निबंध संग्रह इनके आप देखिएगा प्रकाश में आए। इसके अलावा सरदार पूर्ण सिंह की बात की जाए, द्विवेदी युग के सबसे सशक्त निबंधकार कहे जा सकते हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। और इनके प्रमुख निबंधों में नाम आता है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा या हाई स्कूल में शायद पढ़ा होगा, इंटर में ही आचरण की सभ्यता मैंने तो पढ़ा है। इसके अलावा मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, इसके अलावा अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन, ये पूरा निबंध का नाम ही है, ये मतलब कि शीर्षक ही है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये इनकी जो है उपन्यास है, इनके जो है किसके? सरदार पूर्ण सिंह जी के। ये अपनी शैलीगत विशिष्टता और भाषा की लाक्षणिकता के लिए जो है सुविख्यात हैं। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के ये भी प्रकांड पंडित माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के भी प्रकांड पंडित के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है। इनके निबंध में आप देखिएगा गोबर गणेश नाम का निबंध हो गया। इसके अलावा गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म नाम का निबंध, मारस मोह कुठाओं, ये सब निबंध इन्हीं के निबंध है। और इनके निबंधों में गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण किसी भी मुद्दे का बहुत गहराई से डीपली तरीके से मतलब कि उसको बयां करने का प्रयास करते हैं अपने निबंधों में। और व्यंग का फुट यानी कि आप देखिएगा अपने निबंधों के माध्यम से ये उसमें व्यंग कर देते हैं, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो या बात की जाए चाहे वो उपनिवेशिक शासन के प्रति हो या किसी अन्य के प्रति हो। द्विवेदी युग में विचारात्मक निबंधों की प्रधानता खास करके रही है। भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित रूप में आपको दिखाई पड़ती, तो इस प्रकार से भाषा यहाँ पर प्रौढ़ है और परिमार्जन हो चुका था, चूँकि द्विवेदी युग भाषा के परिमार्जन का कार्य खुद ही कर रहे थे। इसके अलावा अगला निबंध आपका जो है युग आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग की अगर हम बात करें तो शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम पर ही पड़ा है। हिंदी साहित्य में आगमन से आप देखिएगा शुक्ल युग के आलोचना और निबंध साहित्य का उत्कर्ष चरम पर पहुंच गया था। तो जब भी आलोचना मैंने बताई थी तो उसमें शुक्ल युग भी बताया था, शुक्लोत्तर युग बताया था। इसी प्रकार से निबंधों में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ला की महती भूमिका है और इन्होंने एक प्रकार से निबंधों को लिख करके एक प्रकार से निबंधों को पर चार चांद लगा दिया एक प्रकार से। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के नाम पर ही इस काल का नाम शुक्ल युग पड़ा। शुक्ल जी के निबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलोचनात्मक निबंध है, आलोचना संबंधी निबंध है, और दूसरे है मनोविकार संबंधी निबंध, जैसे तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, कविता क्या है, ये सब इनके आलोचनात्मक निबंध हैं। इनमें इनकी आलोचना की जो पैनी दृष्टि है वो कवियों पर, लेखकों पर पड़ी है और इस मतलब ये ऐसे निबंध हैं जिनमें आलोचनात्मक दृष्टि अपनाते हुए लिखा है। इसके अलावा मनोविकार संबंधी इनके उपन्यासों में नाम आता है, जैसे उत्साह निबंध हो गया, करुणा निबंध हो गया, लज्जा और ग्लाली नाम का निबंध हो गया, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, श्रद्धा भक्ति, ये सब ऐसे उपन्यास मतलब कि निबंध हैं। जब आप इनको पढ़िएगा इन निबंधों को बहुत ही अच्छा लगेगा, इतना ज्ञान आपको दिखाई पड़ेगा, इतना ज्ञान आपको मिलेगा कि कुछ पूछिएगा मत। तो एक बार अगर आपको टाइम मिले तो इन सभी निबंधों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा जब भी समय मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़ना चाहिए आपको इन सभी निबंधों को। एक बार अगर पढ़ लेंगे, 4-5 जो है पेज में है, कोई बड़ा निबंध नहीं होते, निबंध छोटे छोटे होते हैं, तो उनको पढ़ लीजिएगा निबंध में, तो बहुत सारे वैचारिक दृष्टिकोण से आप किसी भी प्रकार से तर्क करने के योग्य हो जाएंगे। चिंतामणि जो है शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसी चिंतामणि में आप देखिएगा इनके 2 तरह के उपन्यासों का प्रकाशन, एक तो मनोविकार संबंधी और एक आलोचनात्मक जो तरीके से। ओके, तो ये हो गए शुक्ला जी के निबंध। शुक्ल जी के अतिरिक्त इस युग के निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, ये सब बहुत प्रमुख नाम हैं जो कि शुक्ल युग के निबंधकारों में से
हमारे समक्ष अग्रगण्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। बाबू गुलाब राय इस युग के उच्च कोटि के निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया है, तो कुछ निबंधों में नितांत वैयक्तिक भी जो है बन पड़े हैं। ये आप देखिएगा, मेरे निबंध, मेरी या सफलताएं, फिर निराशा क्यों, ठीक है, ये सब इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन्हीं निबंध संग्रहों में आप देखिए, जैसे कि जो मेरी असफलताएं, इनका जो निबंध संग्रह है, इसमें व्यंग्यात्मक आत्मपरक शैली का प्रयोग किया गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंधों में उनके मौलिक विचार और नूतन शैली, नूतन माने नई शैली, मौलिक माने उनके खुद के विचार और के साथ साथ भाषा की भी सहजता का सुंदर प्रवाह आपको दिखाई पड़ेगा जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंधों में। इसके अलावा कुछ पंचपात्र, अतीत स्मृति, श्रद्धांजलि के दो फूल, ये सब निबंध उनके प्रमुख निबंध हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने भी आलोचनात्मक निबंधों के साथ व्यक्तिगत निबंध भी लिखे हैं। और शांति प्रिय द्विवेदी के जो है उपन्यासों मतलब कि निबंधों की बात की जाए तो उनमें भावुकता और आत्मीयता, यानी कि आप देखिएगा आत्मीयता और भावुकता की प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी। कवि और काव्य नाम का निबंध लिखा शांति प्रिय द्विवेदी ने। साहित्यिकी नाम का निबंध हो गया। इसके अलावा साहित्य नाम का निबंध, युग और साहित्य, वृंत और विकास, ये सब उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसमें बहुत सारे निबंध शीर्षक से तमाम सारे निबंधों को उन्होंने लिखा। इस प्रकार से अगले निबंधकारों में अगर नाम लिया जाए शुक्ल युग में तो जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम भी आता है। इन्होंने भाव प्रधान निबंधों की रचना करी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और साथ ही साथ उनमें गंभीर चिंतन भी आपको दिखाई पड़ता है। और इस काल में निबंधों का विषय क्षेत्र जो रहा है वो विस्तृत रहा है, अधिक विस्तृत हुआ है। साथ ही उसमें गंभीरता और सूक्ष्मता भी दिखाई पड़ती है। आप देखिए, जब भी ये माखनलाल चतुर्वेदी जी निबंध लिख रहे थे उस समय इनमें गंभीरता दिखाई पड़ती है, हल्कापन इनके विचारों में नहीं होता है। किसी भी मुद्दे पर अगर ये जाते हैं तो एकदम से सूक्ष्म में, डीप में चले जाते हैं और उसका गहन अवलोकन करने के बाद में फिर उसका निरीक्षण करने के तदुपरांत ये अपनी लेखनी को चलाते हैं और विचारों को क्रमबद्ध करते हैं। ठीक है, निजी अनुभूतियों के साथ अन्य समस्याओं को भी बड़ी सूक्ष्म पकड़ के साथ इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। तो शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग मान सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि शुक्ल मतलब कि हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि शुक्ल युग जो है वो हिंदी निबंधों के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद में आता है आपका शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की अगर हम बात करें भाई, शुक्लोत्तर युग की अगर बात की जाए तो क्या समझेंगे शुक्लोत्तर युग के बारे में। शुक्लोत्तर माने होता है शुक्ल जी के बाद, यानी 1940 ईस्वी के बाद जो निबंध लिखे गए उन निबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुक्लोत्तर युग के निबंध उनको कहते हैं। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग के निबंधों की अगर हम खास करके बात करें तो शुक्लोत्तर युग के निबंधों में आप तमाम प्रकार के लोगों का नाम देखिएगा। शुक्लोत्तर युग तक आते आते आप देखिएगा वैचारिक दृष्टिकोण भी बदलने लगे थे। इसके अलावा बात की जाए इसके विचारों में मतलब कि जो शुक्लोत्तर युग के निबंध लिखे गए उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस प्रकार के निबंध लिखे गए और कौन कौन से निबंधकार हैं और कौन कौन से निबंध उनके प्रकाशित हुए जो कि हिंदी निबंध को एक प्रकार से सुगठित करते हैं, उसको और व्यापक बनाते हैं, उसके विषय क्षेत्र को चलिए समझ लेते हैं। शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल जी के बाद शुक्ला जी ने हिंदी निबंध को जो नए नए आयाम दिए, उसके फलस्वरूप बाद में शुक्लोत्तर युग हिंदी निबंध के लिए नवीन चेतनाओं और नूतन दिशाओं का काल सिद्ध हुआ। यानी कि यहाँ पर देखिएगा नवीन चेतनाएं आई लोगों के अंतर्गत, एक नया जुनून पैदा हुआ शुक्ला जी के बाद, क्योंकि शुक्ला जी ने ऐसे ऐसे चीज़ों को आधार बनाया अपने निबंधों का जिसको लोगों ने सोचा नहीं था। तो इस प्रकार से लोगों ने सोचा कि जब शुक्ला जी ने इस प्रकार से एक प्रकार से क्या कर दिया, आदर्श प्रस्तुत किया लोगों के सामने, लेखकों के सामने, तो उन लोगों ने क्या किया, नवीनतम दिशाओं, नूतन दिशा माने नवीन दिशा का प्रयोग करते हुए, नवीन चेतना मतलब कि नई नई चेतनाओं को ध्यान में रखते हुए नए नए विचार आते गए, उसके हिसाब से फिर निबंध लिखते गए ये लोग। आप देखिएगा शुक्लोत्तर युग के निबंधों में खास करके विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली, ये सभी दृष्टियों से इस मतलब कि इस युग के जो उपन्यास हैं विविध मुखी हैं और खास करके इस युग में हर तरीके से निबंधों का विकास हुआ है और निबंधों का एक प्रकार से जो क्वालिटी होती है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में आप देखिएगा एकदम से सुधार हुआ है। तो आप देखिएगा जो है इस काल में यानी कि शुक्लोत्तर युग में समीक्षात्मक निबंध लिखे गए, विचारात्मक निबंध लिखे गए, प्रगतिवाद, चूंकि आप देखिएगा 1940 ईस्वी के बाद यानी 43 ईस्वी के बाद आप देखिएगा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद भी आप देख सकते हैं वहीं पर। ठीक है,
तो चूंकि जब वहाँ पर प्रगतिवाद प्रयोगवाद चल रहे थे साहित्य की जगत में, मतलब कि उसमें काव्य में, तो उसी समय ये निबंध थे। उस समय आप देखिएगा प्रगतिवादी, मनोवैज्ञानिक यानी जो प्रयोगवाद, सांस्कृतिक, व्यंग, भावात्मक, आत्मपरक, ये तमाम प्रकार के निबंध लिखे जा रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भागीरथ मिश्रा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये सब जो है इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार हैं, यानी बहुत बढ़िया निबंधकार हैं, ये लोग प्रमुख हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो शुक्लोत्तर युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जा सकते हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह की बात की जाए तो अशोक के फूल नाम का निबंध संग्रह है। इसके अलावा कल्पलता, विचार और वितर्क, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। इनके निबंधों का विषय क्षेत्र जो रहा है वो अत्यंत व्यापक रहा है। बहुत एक प्रकार से व्यापकता के साथ निबंधों को लिखने का प्रयास द्विवेदी जी करते हैं, हजारी प्रसाद जी। और इनके निबंधों में आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को देखिएगा तो संस्कृति और परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को सम्मिलित करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके बाद में एक बात की तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात किया है तो ये भी इस युग के सबसे ज़बरदस्त उपन्यासकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचक माने जाते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, और निबंधकार भी हैं ये स्वच्छंदतावादी ही। इनके निबंधों में व्यक्तिकता एवं हास परिहास परिलक्षित होता है, यानी दिखाई पड़ता है हमको। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, बहुत ज़बरदस्त उपन्यास मतलब कि निबंध है इनका। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नया साहित्य, नए प्रश्न। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बहुत ज़बरदस्त निबंध है। तो ये सब ऐसे निबंध है जो कि निबंध संग्रह हैं जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें विचारों का एक प्रकार से जो गुम्फन किया है इन लोगों ने वो एक प्रकार से प्रशंसनीय है और एक प्रकार से अवलोकनीय भी। आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगला नाम आता डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र जो है प्रसिद्ध आलोचक हैं, इतिहासकार हैं। इसके साथ ही साथ इस युग के प्रमुख निबंधकार भी हैं, शुक्लोत्तर युग के डॉक्टर नगेंद्र। इनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम अगर बात की है जैसे कि विचार और विवेचन हो गए, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, ये सब निबंध किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने गूढ़ गंभीर विषयों को अपने निबंधों में रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रामधारी सिंह दिनकर की बात किया है तो रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम का निबंध लिखा, हमारी सांस्कृतिक एकता नाम का निबंध लिखा, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय साहित्य नाम का निबंध लिखा। प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त जैसे महत्वपूर्ण निबंध भी किसने लिखा है भाई? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने प्रसाद निबंध लिखा, पंत निबंध और मैथिली शरण गुप्त, इन सभी पर अपने विचारों को लिखा, यानी एक लेख लिखा, उसी को निबंध बोला। तो प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त को शीर्षक बना करके निबंध लिखने का प्रयास जो है किसने किया? रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया। इसके बाद में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है प्रगतिशील चेतना के सबसे बड़े निबंधकार माने जा सकते हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा, राजनीति, सभी विषयों पर आप देखिएगा रामविलास शर्मा ने व्यंग्यपूर्णक शैली का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को निबंधों के में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, अर्थात निबंध रूप में प्रस्तुत किया है। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, ये सब उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिनमें बहुत सारे निबंध हैं। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। इसके अतिरिक्त शांति प्रिय द्विवेदी के संचारकी, वृंत और विकास, वासुदेव शरण अग्रवाल के भी निबंधों की बात की, ये सब इसी में आते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की बात किया तो उनका निबंध है पृथ्वी पुत्र हो गया, ठीक है, कला और संस्कृति हो गया, ठीक। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार की बात की तो जड़ की बात हो गई, साहित्य का श्रेय और प्रिय, बहुत ज़बरदस्त निबंध है। और इसके अलावा भगवत शरण उपाध्याय के निबंधों की बात की तो भारत की संस्कृति का सामाजिक विश्लेषण नाम का निबंध लिखा। इसके अलावा आप देखिएगा साहित्य और कला नाम का निबंध लिखा। इलाचंद्र जोशी की बात की जाए तो साहित्य चिंतन, साहित्य सर्जन नाम का निबंध लिखा। अज्ञे की बात की त्रिशंकु, आत्मनेपद, धार और किनारे, छाया का जंगल। प्रभाकर माचवे की बात की जाए तो प्रभाकर माचवे खरगोश के सींग, ये हास्य व्यंग निबंध है एक प्रकार से। इसके अलावा बात की जाए जो है विजयेंद्र स्नातक नाम का निबंध, क्या किस नाम का निबंध भाई? विजयेंद्र स्नातक के ये निबंध लिखा इन्होंने।
इसके अलावा बात की जाए अगर आप देखिएगा जो है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, इसके अलावा मतलब कि ये किसने किसने लिखा, मतलब कि विजयेंद्र स्नातक का जो है चिंतन के क्षण और विचार के क्षण नाम का जो है निबंध फेमस है। इसके अलावा विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा जो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, बहुत ज़बरदस्त निबंध है। चिंतन मुद्रा नाम का निबंध विष्णुकांत शास्त्री जी ने ही लिखा। इसके अलावा कुबेरनाथ राय भी शुक्लोत्तर युग के ही निबंधकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने रस आखेटक लिखा, प्रिया नीलकंठी लिखा, विषाद योग नाम का निबंध लिखा, महाकवि की तर्जनी नाम का निबंध लिखा। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र की तो मैं भूल ही गया इसमें लिखना, तो विद्यानिवास मिश्र का आप लोग नाम लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। जो है विद्यानिवास मिश्र का एक प्रकार से निबंध है चितवन की छां, बड़ा फेमस निबंध है। तुम चंदन हम पानी नाम का निबंध बड़ा फेमस है। आंगन का पंछी और बंजारा मन बड़ा ज़बरदस्त निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भी। तो इस प्रकार से विद्यानिवास मिश्र जो हैं ये सब ऐसे निबंधकार हैं जिनका नाम कुबेरनाथ राय, ठीक है, ये विष्णुकांत शास्त्री, इन सभी को लिख लीजिएगा, विष्णुकांत शास्त्री। तो और इसके अलावा जो है विजयेंद्र स्नातक का लिख लीजिएगा आप, जो है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण। विष्णुकांत शास्त्री का लिख लीजिएगा कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा। कुबेरनाथ राय के निबंधों में लिख लीजिएगा रस आकेठक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का नाम लिख लीजिएगा चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये सब जो है ये सब इस युग के यानी कि शुक्लोत्तर युग के जो हैं प्रमुख निबंधकार हैं और प्रमुख निबंध संग्रह है, निबंध है जो कि मैंने आपके समक्ष बताएं। लगभग आपका अगर इनमें से अगर एक एक युग के 3-4 निबंधकारों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, 3-4 निबंधकारों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा और उनके 1-2 निबंधों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, बस। ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार आपने सुन लिया, वीडियो देख लिया, अब दूसरी बात क्या करना है आपको, PDF मिलेगा उससे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी पढ़ने की अगर आपको आवश्यकता तो अभी पढ़ लीजिएगा, बाकी जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तब पढ़ लीजिएगा, ओके। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको क्या करना है भाई, उसके बाद में आपको खास करके अगर बात की तो एक 4 लोगों के यानी कि 4 महत्वपूर्ण लोगों के नाम लिख लेना। इनमें से 4 कोई भी 4 सभी महत्वपूर्ण है, तो 4 निबंधकारों के नाम और उनके एक 2 निबंधों के नाम आपको ध्यान रख करके कि ये फलाने युग के हैं, ये फलाने युग के हैं, फलाने युग के, यानी चारों युग के 16 निबंधकारों के नाम और लगभग 32 निबंधों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं और आप आसानी से चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप आसानी से कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। तो इस प्रकार से हिंदी निबंध साहित्य की बात की जाए तो हिंदी निबंध साहित्य जो है कम समय में बहुत विस्तार किया हिंदी निबंधों का, और भारतेंदु युग से लेकर के वर्तमान समय तक की निबंध की बात की जाए तो लगातार निबंधों की उत्तरोत्तर यानी जो है लगातार विकास ही हो रहा है, आप देखते हैं। और आजकल तो बहुत सारे लेख, प्रलेख और निबंध लिखे जा रहे हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में संपादित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज का चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 को जाना, समझा, परखा। अब थोड़ा सा जो अगला चैप्टर आपका होगा, और वहीं आपको बता दूं कि BA थर्ड ईयर मतलब कि थर्ड सेमेस्टर का जो सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 था उसको भी हमने पढ़ा दिया, सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में हमने आपको बताया कई सारे कारक बताए, जैसे कि जननांकीय कारक के बारे में बताया, प्रौद्योगिकी कारकों के बारे में बताया है। इसके अलावा जो है और एक कारक के बारे में हमने बताया है, टेक्नोलॉजिकल मतलब कि जननांकीय कारक, प्रौद्योगिकी कारक और एक कारक और सांस्कृतिक कारक, इन तीनों कारक के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी। और 2-3 कारक और बचे हैं, उसको फिर दूसरे पार्ट में हम तीसरे पार्ट में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 2 पार्ट हो चुके हैं इसके, 2 वीडियो है चैप्टर 2 के सोशियोलॉजी वाले, सभी छात्र जाकर के देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि अब इसके बाद में जो 8वां चैप्टर आपका आएगा वो यात्रा वृत्तांत को लेकर के होगा। यात्रा वृत्तांत के बारे में समझेंगे, छोटा सा चैप्टर है यात्रा वृत्तांत, उसके थोड़ा सा पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर संस्मरण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में रेखा चित्र के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से आप समझते हुए फिर डायरी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्टाज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टाज के बाद में हम क्या आत्मकथा पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है आत्मकथा के बाद में किस पर चर्चा करेंगे भाई, जीवनी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। और आपका लगभग फिर उसके बाद हम व्यंग विधाओं पर चर्चा करेंगे कि व्यंग विधाएं भी जो लिखी गई। तो इस प्रकार से आपका लगभग ये जो आपकी इकाई थी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम और चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद में हम फिर जो तमाम सारी आपकी इसे गतिविधाएँ हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे कि झांसी का रानी उपन्यास आपको पढ़ना है, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। तो वृंदावन लाल वर्मा के बारे में जानते हुए
उनकी चीज़ों के बारे में जानते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर जैसे झांसी की रानी उपन्यास का जो पाठ का सारांश है उसको देखेंगे, उसकी समीक्षा देखेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। उससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न होंगे उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पूरा लगभग हम चर्चा करने का प्रयास खूब पूरा पढ़ेंगे हम, यानी सिलेबस पूरा आपका लगभग जो मैंने बताया था कि 50-60 क्लासेस आपकी होंगी, तो उसमें लगभग आपका पूरा का पूरा सिलेबस संपन्न हो जाएगा। विस्तार से चर्चा करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक बार आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं करना किसी भी व्यक्ति को वीडियो को, चूँकि अगर आप शेयर करोगे तो फिर दिक्कत की बात होगी, आपको ग्रुप से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर इसको नहीं करेंगे, बाकी जो यूट्यूब पर पड़ी हुई है उसको शेयर करेंगे, चूँकि ये आप लोगों ने जब 100 रुपये दिए हैं तब आपको इस ग्रुप में ऐड किया गया है। तो उस आप चूँकि और जब भी आप शेयर करेंगे तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जो है इतने बच्चे थे, तो इस प्रकार से उसमें से अगर किसी ने भी भेजा तो ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने भेजा, इसीलिए नाम वगैरह आपके हमारे पास हैं। तो आप अगर भाई पढ़ना है विस्तार से तो आप आसानी से पढ़िएगा। और अगर जिनको आपके साथियों को कोर्स लेना है तो आप उनको बता दीजिएगा, आप हमारा नंबर दे दीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे वो, और मैं उनके पास जो है वो सेंड कर दूँगा। और या फिर जो भी व्यक्ति जो है वो जो है जो मतलब कि 100 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वो जो बार कोड है मैं उनके पास सेंड कर दूंगा, तो उसको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद में आसानी से वो पढ़ाई होगी। तो आपके कॉलेज के जितने भी जो है छात्र छात्र हैं उनको एक बार रिकमेंड करिएगा, क्योंकि बहुत कम संख्या में भी आप लोग हो और एक प्रकार से मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है इन सभी चीज़ों को करने में। तो एक प्रकार से आप थोड़ा सा बढ़ाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।